सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। राजेश जी जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बार फिर बुलाया है, इसके लिए आपका आभार। सर बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा था, तो मुझे लगा आपसे बातचीत की जाए, क्योंकि इजराइल हमास जंग को 18 दिन हो चुके हैं और जंग चल रही है और चलती रहेगी। और कई सवाल हैं इजराइल हमास को लेकर मेरे मन में, तो मैंने सोचा सर से पूछूं आज, क्योंकि एक लंबा तजुर्बा आपका भी भारतीय वायुसेना का है, तो एक लंबा तजुर्बा थल सेना का मुझे भी है। मैं बड़े जो सवाल सर मुझे लास्ट में पूछना चाहिए उससे ही आज मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। सर फॉर एग्जाम्पल खुद का मैं दूं और आपका अगर मैं दूं, तो हम वो लोग हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है, यानी कि अग्रिम मोर्चों पर हम बैठे हुए हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि पूरी पूरी रात जागकर हम एलएसी और एलओसी पर दुश्मन को देखते हैं, उसकी एक एक मूवमेंट को कैप्चर करते हैं। कितनी गाड़ियां आई, कितनी गाड़ियां गई, क्या उनके मेस में खाना बना, कितने आदमी खाने वाले थे, कितनों ने नहीं खाया, कितने पीटी में थे, कितने नहीं थे। अगर संख्या बढ़ रही है, कम हो रही है, तो सारी जानकारी जो है वो हम नोट करते हैं और पीछे भी भेजते हैं। और ये कारण है कि हमें दुश्मन का पता रहता है। मैं जो सवाल मेरा बड़ा अहम है सर, 7 अक्टूबर को हमास अटैक कर रहा था और इजराइल की आर्मी सो रही थी, क्या पता नहीं था उन्हें? और पिछले कई दिनों से सो रही थी, उन्हें पता नहीं था कि हमास इतनी बड़ी प्लानिंग कर चुका है। ये तो ब्लंडर था सर। राजेश जी, और उसके बाद सवाल आपका जायज है, और एक चीज और नोट करने वाली कि जी इसराइल की जो खुफिया एजेंसियां हैं, इसराइल के डिफेंस फोर्सेस की बात ना करें, खुफिया एजेंसियां, चाहे मोसाद की बात कर लें या शिन बेट की बात कर लें, जो आंतरिक और बाहरी दोनों जासूसी संस्थाएं हैं। और ऐसा माना जाता है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन और बहुत प्रोफेशनल जासूसी संस्थाएं हैं। दुश्मन क्या कर रहा है, कब कर रहा है, उसकी एक एक चीज इनको पता रहती है। लेकिन सिर्फ 7 अक्टूबर की बात ना करें, 7 अक्टूबर को जो हुआ आपने गिनाया, वो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा फेलियर है। लेकिन वो चीजें जिसकी वजह से 7 अक्टूबर हुआ, यानी कि कई कई महीनों की प्लानिंग हुई होगी। बिल्कुल सर। हमास के आतंकवादी कहीं दूर नहीं बैठे हुए थे, महज चंद किलोमीटर दूर बैठे हुए थे। वहां पर वो बिल्डअप कर रहे थे, आर्म्स एम्युनिशन इकट्ठा कर रहे होंगे, वहां पर ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे होंगे, वहां पर पैराग्लाइडर से लेकर के तमाम हथियारों को चलाने की प्रैक्टिस हो रही होंगी। अचानक से कोई व्यक्ति पैराग्लाइडर बांध करके इसराइल में नहीं कूदा होगा, बाकायदा उसको ट्रेनिंग मिली होगी। तो वहां पर मोसाद फेल हुआ, उसको इस बात की भनक ही नहीं लगी। अंदर लोग घुसते हैं, अंदर घुस करके लोगों को बंधक बनाते हैं, ऐसा कुछ प्लान था। वहां पर शिन बेट फेल हुआ, जिसको आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। अब रही इजरायली डिफेंस फोर्सेस की बात, तो जैसा आपने कहा, जैसा मेरा अनुभव खुद रहा है, कि हमारे एयरफोर्स का जब वाकया बताता हूँ। एयरफोर्स में भले ही हमको दुश्मन के बारे में ये भी हो कि बहुत पीसफुल समय चल रहा है, अभी इस समय लड़ाई होने का कोई अंदेशा नहीं है, उस समय भी हमारे कम से कम 2 से 3 स्क्वाड्रन ऑपरेशनल रेडीनेस में हमेशा रहते हैं, 24/7/365 रहते हैं। जी वहां पर अगर कोई भी परिंदा हमारे आसमान में आता है, तो उस परिंदे को घेरने के लिए हमारे 2 एयरक्राफ्ट विद इन सेकेंड्स हवा में होते हैं और उसको घेर लेते हैं। इसराइल में ऐसा कुछ नहीं। तो यानी जी वहां पर डिफेंस फोर्सेस का जो एक चौकन्ना रहने का जो एक प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हुआ होगा। अब इसके पीछे एक थ्योरी ये भी लगती है राजेश जी, देखिए, बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, इसका कोई अभी तक कोई सबूत नहीं है। जी इसराइल जैसा देश, इसराइल जैसे डिफेंस फोर्सेस, इसराइल जैसे खुफिया एजेंसियां अगर ऐसी घटना होने देती हैं, या उनके जागते रहने के बाद भी ये घटनाएं हो जाती हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा हो, इसराइल ने बिल्कुल परमिट किया हो ऐसा करने के लिए। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इस पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इस तरह की चीजें दिमाग में आती हैं। तो बिल्कुल। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, जैसा आपने शब्द दिया, बहुत अच्छा शब्द है, ब्लंडर ही हुआ है। आतंकवादियों ने इसराइल जैसे एक बड़ी दीवार को भेद दिया, और उसके बाद वहां पर कत्लो कत्लो आम मचा दिया। मैं एक चीज और, क्योंकि बात अपने एक्सपीरियंस की कर रहा हूं सर, तो हम इतने नजदीक दुश्मन के तैनात रहते थे एलओसी पर, कि जहां पर अगर दुश्मन सांस भी ले रहा है ना, तो उस सांस से पता चल जाता था कि कितने लोग वहां पे सांस ले रहे हैं। ये भारतीय सेना की ऑपरेटिव कह सकते हैं कि इस प्रकार से भारतीय सेना ऑपरेट करती है कि वो दुश्मन की सांसें भी गिन सकती हैं। लिसनिंग पोस्ट उसे हम बोलते थे, इतने नजदीक हम पाकिस्तान के रहते थे और पूरी पूरी रात जागते थे। लोग कहते हैं कि सर आपकी आंखें काली कैसे होगी नीचे से,
तो मैं उन्हें बताता हूँ कि दोस्तों ये जो बॉर्डर पे बैठकर जो हमने पूरी रात जागा है उसका असर है। लेकिन सर इसके साथ एक और अहम पॉइंट कि क्या हम इस लिहाज से भी चीजों को देखें कि तकनीक के ऊपर इंसान से ज्यादा भरोसा करना और ये सोचना कि तकनीक इंसान जैसा देख सकती है, इंसान जैसा सोच सकती है और दोनों को मिक्स करके एक निष्कर्ष तक पहुंच सकती है, ये इजराइल को ले डूबा। काफी हद तक मैं सहमत हूँ राजेश आपकी बात से। तकनीकी के ऊपर भरोसा करना चाहिए, लेकिन तकनीकी को हमेशा इंसान ने अपनी सुविधा के हिसाब से बनाया है, इस बात को समझना चाहिए। अभी भी कोई भी युद्ध हो, कोई भी लड़ाई हो, कोई भी झगड़ा हो, हैंड टू हैंड बैटल का आज तक कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। आप कितने भी बड़े आविष्कार कर लें, कितने बड़े गन बना लें, तोपे बना लें, लेकिन अगर दुश्मन बिल्कुल आपके सामने हथियार नहीं, तो आपको हैंड बैटल करना पड़ेगा। आपको वो चीजें उठानी पड़ेंगी जो कि जनरली आप अवॉइड करते हो। आपको हो सकता है डंडे से लड़ाई लड़नी पड़े। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो तकनीकी आपको सपोर्ट करने के लिए होती है, और इसराइल कहीं ना कहीं इस बात पे मात खा गया है। जिस आयरन डोम का उन्होंने पूरी दुनिया में चर्चा करवाई थी कि वहां से दुनिया की कोई भी मिसाइल क्रॉस नहीं कर सकती है, तो वो आयरन डोम एक कॉमन सेंस बनता है कि मिसाइल को रोक सकता है, लेकिन क्या पैराग्लाइडर्स को रोक सकता है? पैराग्लाइडर्स वहां पर आए, बहुत स्लो मूविंग टारगेट्स है जिनको वो कैप्चर ही नहीं कर पाया। और आयरन डोम का एक प्रॉब्लम ये भी था कि कोई भी मशीन हो, उसको एक बार कूल करने के लिए और फिर से स्विच ऑन करने के लिए कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगते हैं। तो स्टैंड बाई सिस्टम उस समय पर होता है। इंडिया के लिहाज से बता रहा हूँ, इंडिया में अक्सर मैंने कई सारी रडार यूनिट्स में काम किया है। हमारी जी। जिम्मेदारी होती थी दुश्मन के ऊपर लगातार नजर रखने की हवाई क्षेत्रों में। तो अक्सर होता कि मशीन है, उसकी भी एक कैपेबिलिटीज है, उसको भी रिचार्ज करना पड़ता है, उसमें भी कुछ ईंधन डालना पड़ता है। तो जिस समय उसको आप ये प्रोसेस कर रहे होते हैं, जिस समय उसको रिचार्ज कर रहे होते हैं, उस समय नियर बाई कहीं पर आपको दूसरा रडार ऑन करना पड़ता है, ताकि बिल्कुल भी ब्लैंक पीरियड ना मिले आपको। तो बिल्कुल हमारे सर। आसमान को इस तरह से मैनेज करना होता है। तो ये इजराइल को ऐसा नहीं पता होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं तकनीकी के ऊपर ज्यादा भरोसा करके वो बहुत कॉमन सी चीजें भूल गए और उन्हीं का फायदा दुश्मनों ने उठाया। ठीक है सर, एक और अहम पॉइंट, जो कुछ हुआ हम देख रहे हैं उसके बाद नो डाउट कि इजराइल ने गाजा पट्टी को शमशान घाट में बना के तब्दील कर दिया है। लेकिन भारत क्या कुछ चीजें 7 अक्टूबर से सीख सकता है और सीखने की जरूरत है? देखिए राजेश जी, पहली चीज तो भारत को यही सीखना चाहिए कि दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना। हमारे यहाँ आजकल एक नैरेटिव सेट हो रहा है, जैसा मुझे बड़ा डर लगता है इस चीज को देख करके। हमारा दुश्मन पाकिस्तान हुआ करता था, चाइना हुआ करता, हम चाइना के हिसाब से तो अपने आप को तैयार कर रहे हैं, जी। बिल्डअप कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को कहीं ना कहीं हम ये मान कर चल रहे हैं कि वो हमसे कोसों पीछे छूट गया है और अब उससे हमको कोई खतरा नहीं। तो ये जो एक सेंस है, ये दुश्मन के लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाता है जब आप उसकी तरफ से एकदम बेपरवाह हो जाते हैं। तो हमको सबसे पहले तो यही सीखना चाहिए कि पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, कोई भी दुश्मन जो हमारे सीमा बैठा है जिससे हमें खतरा हो सकता है, या फिर कोई चलिए आतंकवादी संगठन ही हो या नक्सलाइट संगठन हो, जिनसे भी हमको खतरा हो सकता है, उनको उनके प्रति हमको कभी भी आंखें मूंद करके नहीं बैठना चाहिए। उनकी एक एक गतिविधि को, जैसा आपने कहा कि पीटी से लेकर के सांस लेने की गिनती तक, वो कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, दुश्मन को आपको मारने के लिए बहुत कोशिश नहीं करनी है, एक छोटा सा ऑपरेशन करना है, वो आपको हार्म कर देगा। फिर उसके बाद आप इजराइल की तरह रिटेलिएट करते रहिए, कितनों को मारते रहिए, लेकिन जो घाव उसने पहले आपको दे दिया, सरप्राइज कर दिया है, वहां पे आप पिछड़ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज तुमको ये सीखनी चाहिए। दूसरी चीज, एक समन्वय होना चाहिए आपकी डिफेंस फोर्सेस में और आपकी खुफिया एजेंसियों के बीच में। जी। लगातार आपके दुश्मन की सूचनाएं आपकी डिफेंस फोर्सेस को आनी चाहिए, और डिफेंस फोर्सेस की सारी जो जो प्लानिंग है, वो राजनीतिज्ञों के साथ मिलकर के लगातार होती रहनी चाहिए। ये क्योंकि डिफेंस, खुफिया एजेंसियां और देश का जो नेता है, ये जब तक जी। एक एक लेवल पर नहीं होंगे, जब तक एग्जीक्यूशन से लेकर के पॉलिसी मेकिंग तक सब एक फ्रंट पर नहीं होगा, वहां पर आप मात खा जाते हैं। हमको इसराइल से सीखना चाहिए कि इसराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू अपने पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बहुत बुरी तरह से पिछड़ रहे थे, और ये भी जी। उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि अपने पॉलिटिकल डिस्कोर्स को वापस जिंदा करने के लिए इस मौके का उन्होंने फायदा उठाया है। तो इजरायली फोर्सेस को ये सब चीजें भी समझनी चाहिए। तीसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। तीसरी चीज ये है कि कई क्वेश्चन उठते हैं कि अब रिटेलिएशन के समय जी। इजराइल की ग्राउंड फोर्सेस कहाँ हैं जो कि गाजा के ऊपर अटैक नहीं कर रही। तो ये भी समझना पड़ेगा कि इजरायली ग्राउंड फोर्सेस की हकीकत क्या है। इजराइल में हर व्यक्ति आर्मी के हिसाब से ट्रेंड किया जाता है। पूरी दुनिया में इस जी। बात की प्रशंसा होती है, मैं भी इस चीज का समर्थक हूँ।
लेकिन वो जिनको ट्रेंड किया जा रहा है, उनकी ट्रेनिंग किस लेवल की होती है ये कोई नहीं जानता है। वो एक ओके। सामान्य सैनिक है, या भारत की भाषा में कहें कि कुछ हमारे जिस तरह के अग्निवीरों को ट्रेनिंग दी जाती है, इस तरह का उनका पैटर्न। तो जी। एक तरह से अगर आप देखें तो जो सेना वहां लड़ने के लिए, ग्राउंड अटैक के लिए जाने वाली है, वो बेसिकली एक रिजर्व फोर्स है। और रिजर्व जी। फोर्स कभी भी उस लेवल का ऑपरेशन अंजाम नहीं दे सकती है जैसे कि आपकी प्रोफेशनल फोर्सेस करती हैं, जैसे आपकी सेनाएं करती हैं। तो एक सेग्रीगेशन होना चाहिए आपकी प्रोफेशनल फोर्सेस में, रिजर्व फोर्सेस में, या फिर जो सपोर्टिंग फोर्सेस हैं, कि सबका अपना अलग अलग दायरा है। और आप अगर चाहें कि एक दायरे से निकल करके रातों रात स्विच ओवर करके आप दूसरी जगह पहुंच जाएं, तो ये बहुत मुश्किल होता है। इसराइल इस समय इस डिलेमा को बहुत बुरी तरह से फेस कर रहा है। ठीक है सर, बड़ा